राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक बूढ़े पिता की दिल छू लेने वाली कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मनोहर लाल जी के परिवार में मनोहर लाल जी की पत्नी मालती देवी, उनके दो बेटे अमन और अमित और एक बेटी संध्या और दोनों बेटों के दो दो बेटे और दो बहुएं थी। बहुत ही हंसी खुशी परिवार था। परिवार में किसी चीज की भी कोई कमी नहीं थी। मनोहर लाल जी के दिन बड़े सुख से गुजर रहे थे और मनोहर लाल जी का खुद का भी कारोबार था। वे दोनों बेटे भी जॉब करते थे और मनोहर लाल जी उनसे कुछ नहीं लेते थे। तो आज मनोहर लाल जी अपनी पत्नी के पास बैठे हुए बातें कर रहे थे। तभी उनका छोटा बेटा अमित उनके पास आया और कहने लगा, बाबूजी मुझे 10,000 रुपये चाहिए। तब उनके पिता मनोहर लाल ने अपने बेटे से पूछा कि बेटा किस लिए चाहिए। तब उनका छोटा बेटा कहने लगा, बाबूजी मुझे जो मोबाइल खरीदना है इसलिए लेने हैं। तब उसका पिता मनोहर लाल कहने लगा कि बेटा अभी तो तुमने मोबाइल खरीदा था, फिर इतनी जल्दी दूसरा मोबाइल क्यों ले रहे हो। तब अमित ने कहा, बाबूजी पहले वाला मोबाइल अच्छा नहीं था इसलिए मुझे दूसरा लेना है। बाबूजी जो अमित की तरफ गौर से देखने लगे और फिर बिना कुछ कहे अमित को मनोहर लाल जी ने 10,000 रुपये निकाल कर दे दिए। तभी उनका बड़ा बेटा संजय भी वहां पर आया और वह कहने लगा, बाबूजी मुझे भी 15,000 रुपये चाहिए। तब मनोहर लाल जी पूछने लगे, तुम्हें क्यों चाहिए। तब वह कहने लगा, संजय बाबूजी मुझे अपनी गाड़ी में कुछ काम करवाना है, बाकी पैसे तो मेरे पास हैं, आप मुझे बस 15,000 रुपये दे दीजिए। अब मनोहर लाल जी ने संजय की तरफ गौर से देखा और उसे भी 15,000 रुपये निकाल कर दे दिए। तभी मनोहर लाल जी के पास बैठी हुई उनकी पत्नी उन्हें बड़े गौर से देख रही थी। दोनों बेटे पैसे लेकर अपने अपने कमरे में चले गए और मनोहर लाल जी की पत्नी ने अपने पति मनोहर लाल जी से कहा, देखो जी दोनों बेटे कमाते हैं और दोनों को आप इतने पैसे क्यों देते हो, क्योंकि वे इतना तो कमाते हैं कि अपने पैसे खुद खर्च करके अपना काम चला सकें। काफ़ी अच्छा कमाते हैं, हम तो उनसे कुछ लेते देते नहीं हैं। तब मनोहर लाल जी कहने लगे, अरे भाग्यवान क्यों ऐसी बातें करती हो, मैं इतने पैसे लेकर कहाँ जाऊँगा, बच्चों के लिए ही तो कमा रहा हूँ और इस खर्चे से बच्चों के काम आ जाए या कल रहना तो बच्चों के ही लिए है, तुम बेकार में क्यों दिमाग खराब करती रहती हो। तब जो मालती जी कहने लगी, देखिए जी समय का कुछ पता नहीं होता है, इंसान की जिंदगी में कब कैसा समय आ जाए, इसलिए कुछ तो अपने पास बचा कर रखना चाहिए। तब मनोहर लाल जी कहने लगे, अरे मालती तुम क्यों ज्यादा सोचती हो, सब कुछ अच्छा ही होगा, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए ही करना है, फिर हमें बचा कर करना क्या है, हमारे बच्चे तो हैं जो हम कमा कर उन्हें दे रहे हैं, समय पड़ेगा तो हमारे बच्चे अपने आप लगाएंगे। मालती जी कहने लगी, आप मेरी तो कोई बात मानोगे नहीं, इसलिए आपसे कहना ही बेकार है। अच्छा बताइए आप चाय पियोगे क्या। तब वे मनोहर लाल जी कहने लगे, हाँ अगर तुम अपने लिए बना रही हो तो मेरे लिए भी एक कप बना लेना, पी लूंगा। और मालती जी कहने लगी, ठीक है, और यह कहकर मालती जी किचन में चली गई। संजय और अमन उधर जब अपने अपने कमरों में गए तो उनके हाथ में पैसे देखकर उनकी पत्नियां उनसे पूछने लगी, यह पैसे कहाँ से आए हैं। दोनों बताने लगे कि यह पैसे तो हम बाबूजी से लेकर आए हैं। और इतना सुनते ही दोनों की पत्नियां खुश हो गईं और अपने अपने पति से उन दोनों ने वो पैसे ले लिए और कहने लगी, यह पैसे तो हमारी शॉपिंग में काम आएंगे। मनोहर लाल जी के 3 बच्चे थे जिनको पालने पोसने में उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। अच्छे से अच्छी पढ़ाई लिखाई कराई, तीनों जब शादी लायक हुए तो शादी भी कराई और अपनी बेटी संध्या का भी उन्होंने अच्छे और सुखी संपन्न परिवार में शादी की।
तीनों बच्चों की पढ़ाई लिखाई, पालन पोषण, शादी ब्याह में जो भी खर्च हुआ वह मनोहर लाल जी ने ही किया था। उनके बेटा जॉब करते थे, तब भी उन्होंने उनसे कुछ नहीं लिया था। दोनों बेटों से जो उन्होंने सोचा कि दोनों बेटे अपना जो कमा रहे हैं अपने पास जोड़ कर रखेंगे, आखिर उनके भी तो बच्चे हैं। जबकि मनोहर लाल जी का अपना कारोबार था। मनोहर लाल जी दोनों बेटों को अपने कारोबार में ही लगाना चाहते थे, लेकिन संजय और अमित ने दोनों में कारोबार में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। वे दोनों जॉब करना चाहते थे। मनोहर लाल जी ने भी बच्चों पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं की और उन्हें अपनी पसंद का करियर चुनने के लिए दोनों बच्चों को पूरी छूट दी थी। दोनों बच्चे जो भी कमाते थे वह अपने पास ही रखते थे। कभी भी मनोहर लाल जी ने उनसे किसी भी कारण पैसे नहीं मांगे थे। घर के खाने का खर्चा, मेहमानों के आने जाने का खर्च, बिजली का बिल, गैस सिलेंडर का खर्चा और घर के बाकी जितने भी खर्चे थे वह मनोहर लाल जी खुद ही किया करते थे। घर मनोहर लाल जी के पैसों पर ही चलता था और उसके ऊपर ये हालात थे कि दोनों बच्चे किसी ना किसी जो वजह से या किसी ना किसी बहाना बनाकर किसी भी चीज का पैसे अपने बाबूजी से ऐंठते रहते थे। दोनों बेटों के दो दो बच्चे थे। दोनों बहुएं भी ठीक थीं, सास ससुर के सामने कुछ नहीं बोलती थी। मनोहर लाल जी अपनी पत्नी मालती से भी बहुत प्यार करते थे, क्योंकि जब से मालती ब्याह करके उनके जीवन में आई थी तभी से उनका जीवन बदला था। उससे पहले उनके पास कुछ नहीं था, बहुत कम था, जिसमें उनका गुजारा भी मुश्किल था। बस एक छोटी सी दुकान थी, आमदनी भी ज्यादा नहीं थी। जब से मालती के कदम उनके घर में पड़े थे उनके जीवन में बहार आ गई थी। कारोबार अच्छा फल फूल गया था। उन्होंने दुकान भी अब बहुत बड़ी बना ली थी और उनके सारे खर्चे उसी दुकान से पूरे हो जाया करते थे, इसलिए वह अपने बच्चों से कुछ भी नहीं लेते थे। एक दिन शाम को जब मनोहर लाल जी दुकान से घर आए तो घर आते ही उन्होंने देखा मालती जी आज कुछ परेशान सी बैठी हुई थी। मनोहर लाल ने मालती से पास आते हुए उससे पूछा, क्या बात है मालती, तुम आज इतनी परेशान सी क्यों लग रही हो? मालती कहने लगी, पता नहीं जी क्या हो गया है, आज मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। कल से कंधे में दर्द हो रहा है। मैंने सोचा था तेल की मालिश करूंगी तो ठीक हो जाएगा। मालिश करने से भी कुछ नहीं हुआ तो मनोहर लाल जी कहने लगे, अरे मालती, तुम क्यों घबरा रही हो? ऐसे थोड़ा बहुत दर्द हो ही जाता है, क्यों इतनी परेशान हो रही हो? कल मेरी छुट्टी है, मैं सुबह ही तुम्हें डॉक्टर के लेकर चलूंगा। आज मालती गौर से अपने पति मनोहर लाल जी के चेहरे को देख रही थी। मनोहर लाल जी कहने लगे, अरे मालती, क्या हुआ? तुम मुझे इतनी गौर से क्यों देख रही हो? मालती जी कहने लगी, जी कुछ नहीं, बस ऐसे ही देख रही थी। फिर अगली सुबह मनोहर जी मालती को लेकर स्कूटर पर बैठाकर डॉक्टर के जो दिखाने के लिए ले गए कि आज मालती का चेकअप ही करा दूंगा। मनोहर लाल जी अभी रास्ते में जा ही रहे थे कि सामने से एक बाइक बड़ी तेजी से आई। वह बाइक वाला बड़ी तेजी से बाइक चला रहा था, जिससे मनोहर लाल जी का बैलेंस बिगड़ गया। मनोहर लाल जी तो संभल गए, लेकिन पीछे बैठी हुई मालती जी नीचे गिर गईं और उनके सिर पर गहरी चोट लग गई। मनोहर लाल जी जल्दी से स्कूटर खड़ा करके स्कूटर से नीचे उतरे और मालती जी को देखने लगे। मालती मनोहर लाल जी को देख रही थी और फिर मालती ने अपनी आंखें बंद कर ली। मनोहर लाल जी अब बहुत घबरा गए। वे मालती को आवाज देते रहे, मालती, मालती कुछ बोलो, मालती, मालती। लेकिन मालती जी की आवाज का, जो मनोहर लाल जी की आवाज का मालती कोई जवाब नहीं दे रही थी। मनोहर लाल जी को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। तभी वहां से एक गाड़ी गुजर रही थी। मनोहर लाल जी उस गाड़ी वाले से हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे कि भाई, मेरी पत्नी को गाड़ी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचा दो।
यह देखकर वह गाड़ी वाला मान गया और मनोहर लाल जी की मदद करने लगा। मनोहर लाल जी ने वहां अपना स्कूटर वहीं पर खड़ा कर दिया और 2-3 आदमियों को बुलाकर उनकी मदद से मालती जी को गाड़ी में बैठाकर हॉस्पिटल ले गए। मनोहर लाल जी मालती को अस्पताल लेकर पहुंचे। मालती जी को अभी जल्दी से जल्दी स्ट्रेचर पर लेटाया गया और ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया। मनोहर लाल जी बेसुध खड़े एकटक ऑपरेशन थिएटर को देख रहे थे। फिर उन्होंने जैसे तैसे अपने घर पर खबर कर दी थी। तभी वहां पर उनकी बेटी और दामाद आ गए और मनोहर लाल जी को तसल्ली देने लगे। फिर वहां मनोहर लाल जी के दोनों बेटे और बहू आ गए। मनोहर लाल जी ऑपरेशन थिएटर के बाहर ही इधर उधर चक्कर काट रहे थे। कुछ समय बाद जब डॉक्टर बाहर आए तो मनोहर लाल जी हड़बड़ा के पूछने लगे तो वो डॉक्टर बोले, देखिए जी, हमने आपकी पत्नी को बचाने की पूरी कोशिश की है। ऑपरेशन भी कामयाब हो गया है, लेकिन सिर में गहरी चोट आने के कारण अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। बाकी होश आने के बाद ही पता चलेगा। यह सुनकर मनोहर लाल जी का दिल बैठ गया। वे बेसुध से होकर वहीं जो बैठ गए और मालती के होश में आने का इंतजार करने लगे। मालती को ऑपरेशन थिएटर से वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था। मनोहर लाल जी मालती को देखने और मिलने के लिए बोलने लगे तो डॉक्टर ने उन्हें मना करते हुए कहा, जब तक होश नहीं आ जाता तब तक कोई भी मालती जी से नहीं मिल सकता। मनोहर लाल जी बाहर बैठकर इंतजार कर रहे थे कि कब मालती को होश आएगा और कब वो मालती से मिलेंगे। घड़ी की सुइयां घूमती जा रही थी। मनोहर लाल जी और बाकी सबको इंतजार करते करते अब 4 घंटे हो गए थे। मनोहर लाल जी की जान गले में अटकी हुई थी। बार बार खड़े होते और बार बार बैठ जाते, इधर उधर घूमते और फिर बैठ जाते। बेटे बहू तो थक हार के घर चलते बने। बेटी और दामाद जो मनोहर लाल को सांत्वना देते रहे और खाना खाने के लिए बोलते रहे, लेकिन मनोहर लाल मना कर देते और मनोहर लाल अपने बेटी दामाद को भी घर भेज दिया कि जाओ तुम लोग घर जाओ, यहाँ मैं हूँ, जैसे भी कुछ भी खबर मिलेगी तुम लोगों को बता दूंगा। मनोहर लाल सदमे में वहीं बैठे रहे, अपना सिर दीवार पर लगाकर आंखें बंद करके जो मालती के बारे में सोचने लगे। सोच रहे थे कि जब जो बड़ी बेटे का विवाह हुआ था तो जहां उनके बड़े बेटे संजू की शादी थी, उसमें मालती कैसे ढोलक बजा रही थी और मनोहर लाल को देखकर गीत गा रही थी। सभी बच्चे भी मनोहर लाल और मालती जी के आंखों के इशारे को देख रहे थे और हंस रहे थे। तो मनोहर लाल जी अपने बच्चों से कहने लगे, क्या प्रेम कहानी सिर्फ तुम बच्चों की होती है? क्या प्रेम कहानी हम जैसे बूढ़ों की नहीं हो सकती? तब जो अमन और संजय और उनकी बेटी संध्या अपनी माँ को उठाकर अपने बाबूजी के पास खड़ा कर देते हैं और तीनों बच्चे उनसे डांस करने की मांग करते हैं कि अच्छा, तुम्हारा प्यार इतना गहरा है तो दोनों एक साथ डांस करो। अब घर में शादी का माहौल था। बच्चों की जिद के आगे तो मनोहर लाल और मालती जी को झुकना ही पड़ा। मनोहर लाल और मालती ने हौले हौले 2-4 डांस स्टेप किए और फिर मालती जी शर्मा कर कमरे में चली गईं। तभी मनोहर लाल जी को किसी ने झंझोड़ा और कहा, सर, आपकी वाइफ को होश आ गया है। तभी मनोहर लाल जी अपने अतीत से बाहर आए और वो एकदम से खड़े हुए और जाकर उत्साहित से खड़े होकर मालती के पास गए। मालती होश में तो आ चुकी थी, लेकिन एक मृत व्यक्ति की तरह। मालती जी कोमा में जा चुकी थी। वो सिर्फ सुन सकती थी, देख सकती थी, लेकिन नहीं हिल सकती थी और ना ही चल सकती थी, ना ही बोल सकती थी। मनोहर लाल जी एकटक मालती को देख रहे थे। बहुत देर तक देखने के बाद वो बोले, मालती, तुम्हें इस हाल में देखकर आज मुझ पर क्या गुजर रही है मैं बता नहीं सकता। तुम तो डॉक्टर के जाने के लिए मना ही कर रही थी मालती। आज अगर मैंने तुमसे डॉक्टर के पास लाने की जिद ना की होती तो शायद तुम इस हालत में ना होती।
मैं ही इस सब का जिम्मेदार हूँ मालती, तेरी इस हालत का जिम्मेदार मैं हूँ। और काश कि यह तुम्हारी जगह यह चोट मुझे लग गई होती और इस बेड पर तुम नहीं, तुम्हारी जगह मैं होता। मनोहर लाल मालती का हाथ अपने हाथ में लेकर कहने लगे, मालती, और रोने लगे, मालती, तुम ही तो मेरी जिंदगी का आसरा हो, मेरे जीवन का सुख हो, मेरी कहीं अनकहीं बातें हो। तुम कुछ क्यों नहीं बोल रही हो? कुछ तो बोलो मालती। तुम हमेशा मुझसे कहती रहती हो कि मैंने बच्चों को बिगाड़ दिया है, उन्हें पैसे दे देकर बिगाड़ रहा हूं। देखो, मैंने आज भी जो संजय और अमन को पैसे दिए हैं, कुछ तो बोलो। वो दोनों आज भी मुझसे पैसे ले गए हैं। मालती, कुछ बोलो। और मनोहर लाल जी फूट फूट कर रोने लगे। मालती सुन तो सब रही थी, लेकिन वक्त ने ऐसा घाव दिया था कि बेचारी को लाचार बना दिया था। अब वह बोले तो क्या बोले, कैसे बोले, जब उसकी जुबान ही उसका साथ नहीं दे रही थी। तब मनोहर लाल जी का हाथ पकड़े भी तो वह कैसे पकड़े, जब उसके हाथ उसका साथ ही नहीं दे रहे थे। मालती की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। मनोहर लाल जी ने देखा तो वह और जोर से फूट फूट कर रोने लगे और मालती के गले लग गए। बोले, मालती, तुम चिंता मत करो, तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। देखना मालती, तुम जल्दी मेरे साथ खुद यहाँ से चलकर जाओगी। और इसी तरह मनोहर लाल जी मालती की सेवा करते करते जो उन्हें समय बीतने लगा। मालती की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था और अब एक सप्ताह का समय गुजर गया था। मनोहर लाल जी कभी खा पी लेते तो कभी नहीं, लेकिन अपनी पत्नी मालती का पूरा ख्याल रखते थे। मनोहर लाल जी के बेटे बहू मनोहर लाल जी और मालती जी की कोई सुध नहीं ले रहे थे। मुश्किल से वो एक दो बार ही बेटे बहुएं अपनी सासू माँ और को देखने के लिए अस्पताल में आए थे। इसके अलावा वो कभी अस्पताल में आकर नहीं झांके। और उनकी बेटी संध्या और दामाद रोज आते थे और मनोहर लाल जी को खाना खिलाकर चले जाते थे। संध्या अक्सर अपने बाबूजी के पास आकर उन्हें सांत्वना देती रहती थी। बाबूजी, आप इतना दुखी मत हो, माँ ठीक हो जाएगी। बाबूजी, आप खाना खा लो, नहीं तो आप भी बीमार हो जाओगे, तो माँ की देखरेख कौन करेगा। और उधर मनोहर लाल जी के कारोबार पर भी अब ताला लग चुका था कि मनोहर लाल जी मालती जी को दिन रात सेवा कर रहे थे, लेकिन मालती की सेहत दिन पर दिन गिरती जा रही थी। वह ठीक होने के बजाय कमजोर होती जा रही थी और अब धीरे धीरे 1 महीने का समय बीत चुका था। और 1 महीने बाद जब मालती जी ने अपनी आंखें अब पूरी तरह से बंद कर ली थी, मनोहर लाल जी को तो बहुत गहरा सदमा पहुंचा था। दिन रात सेवा करने के बाद भी वे अपनी पत्नी को नहीं बचा पाए थे। यह बात उनके दिल पर वार कर रही थी। मालती के मृत शरीर को देखकर मनोहर लाल जी का दिल तड़प रहा था। हंसती खेलती मालती अब उनके सामने मृत पड़ी हुई थी। वे अंदर ही अंदर मालती की मौत का जिम्मेदार खुद को मान रहे थे। मनोहर लाल जी के सामने मालती की सारी बातें उनकी बातें याद आ रही थी। मनोहर लाल जी उनकी बातों को याद करके और फूट फूट कर रो रहे थे। मालती का क्रियाक्रम किया तो मनोहर लाल जी और मालती की चिता के आगे रात तक बैठे रहे और फिर मनोहर लाल जी के दामाद मनोहर लाल जी को घर लेकर आए। घर आते ही मनोहर लाल जी के कदम लड़खड़ा रहे थे। इस घर से मालती की कितनी यादें जुड़ी हैं। जैसे जैसे वे अंदर कदम रखते, मालती हर जगह उन्हें खड़ी दिखाई देती। बड़ी मुश्किल से वे अपने कमरे तक पहुंचे और उस कमरे के ही होकर रह गए। मालती तो अब इस दुनिया से चली गई थी और अब धीरे धीरे 1 महीने का समय भी गुजर गया था, लेकिन मनोहर लाल जी भी 1 महीने के अंदर ही अंदर बहुत कमजोर हो गए थे। उनका कारोबार भी बंद हो चुका था। मनोहर लाल जी के पास जो पैसा था वह मालती जी के इलाज में खर्च हो चुका था और कारोबार में भी घाटा हो रहा था।
अब मनोहर लाल जी बिल्कुल खाली हो चुके थे। उनके पास अब कोई जमा पूंजी नहीं बची थी। बेटे बहुएं मनोहर लाल को कारोबार खोलने के लिए बोलते, लेकिन मनोहर लाल जी बाहर ही नहीं जाते थे और खुद से बातें करते रहते थे। 1 डेढ़ महीने तक तो दोनों बच्चों ने किसी तरह काम चला लिया, घर का खर्चा उठा लिया, लेकिन अब घर के खर्चे के लिए दोनों भाइयों में झगड़ा होने लगा था। वह एक दूसरे को खर्च करने के लिए कहने लगे थे। बड़ा भाई छोटे से कहता खर्च करने के लिए और छोटा भाई बड़े से कहता खर्च के लिए। दोनों भाई अपने 1 1 रुपए का हिसाब जोड़ रहे थे कि मेरे इतने पैसे खर्च हो गए, कि मेरे इतने पैसे खर्च हो गए। मनोहर लाल जी यह सब बातें सुनते रहते। धीरे धीरे अब दोनों भाइयों में झगड़ा होने लगा। झगड़ा ज्यादा हो गया तो दोनों भाइयों ने अपनी अपनी रसोई अलग कर ली थी। अब सवाल यह उठता था कि बाबूजी को खाना कौन देगा। इस पर भी दोनों भाइयों में झगड़ा होने लगा। तब तय किया दोनों भाइयों ने कि एक समय का भोजन बड़े भाई के यहाँ कर लिया करेंगे बाबूजी, तो दूसरे समय का भोजन छोटे भाई के यहाँ कर लिया करेंगे। अब नाश्ते के ऊपर झगड़ा हो रहा था कि नाश्ता कौन देगा। तो तय यह हुआ कि नाश्ता एक दिन बड़ा भाई देगा तो दूसरे दिन छोटा भाई देगा। दोनों भाई मिलकर बाबूजी के पास गए और कहने लगे, बाबूजी कब तक माँ के मरने का शोक मनाओगे? 1 महीने से भी ज्यादा का समय हो गया है। आपका शोक है कि खत्म ही नहीं होने का नाम ले रहा। अब माँ तो इस दुनिया से चली गई, क्या आपको इस दुनिया में जीना नहीं है? क्या आपको कोई काम करना नहीं है? इस मातम की दुनिया से बाबूजी बाहर आइए और अपना कारोबार संभालिए। घर के इतने खर्चे हैं, बिना काम के कैसे पूरे होंगे? दोनों बेटे यह कहकर चले गए। अब मनोहर लाल जी को अंदाजा भी नहीं था। अब वो गहरी सोच में पड़ गए। वे सोचने लगे कि मैंने अब तक किया ही क्या है? कमाया ही तो है सारी जिंदगी और बच्चों पर ही खर्च किया है। मैंने अपनी सारी जिंदगी सिर्फ कमाने में निकाल दी। सुबह घर से चला जाता था, शाम को घर आता हूँ। दिन रात मेहनत की, किसके लिए की? बच्चों के लिए ही तो की। और आज इन बच्चों पर 2 वक्त की रोटी भी देना मेरे लिए भारी हो रहा है। किसके लिए कमाऊं? किसके लिए काम करूं? किसके लिए कारोबार करूं? किसके लिए जाऊं? किसके लिए कमाऊं? इन स्वार्थी बच्चों के लिए। सारी जिंदगी कमाया तो है इनके लिए। जिसके लिए अब कमाता वो तो मुझे छोड़कर जा चुकी है। अब किसके लिए इतना सरदर्द लूं? औलाद को सिर्फ मेरे पैसे से मतलब है, मुझसे नहीं। वह मेरे पैसे से प्यार करती है, मुझसे नहीं। मनोहर लाल जी सोच रहे थे। उन्होंने सोचा कि अब क्या करूंगा कमा के? किसको मेरे जिसका मुझे सहारा बनना था वो ही नहीं रही, तो अब क्या करूंगा? सारी जिंदगी कमाया, अब बस काम नहीं करूंगा। मैंने सारी जिंदगी बच्चों को पाला है, मेरे बच्चे अब मुझे पाल लेंगे, मेरा सहारा बनेंगे। मैंने तो यही सोचा था कि अब मेरी हिम्मत नहीं है व्यापार करने की, लेकिन इन्हें तो अभी भी मुझसे काम करवाना है। इनको तो मेरी ही कमाई खानी है, जबकि अब तो मुझ में हिम्मत ही नहीं रही काम करने की। मेरी हिम्मत तो वह थी जो चली गई। अब मैं अपनी हिम्मत कहाँ से लाऊं? जब मालती ही नहीं रही तो मैं काम क्यों करूं? नफरत हो गई है मुझे अब काम करने से भी। मुझे नहीं कमाना पैसा, बहुत पैसा कमा लिया, बस अब नहीं। अपने दोनों बेटों की बात सुनकर मनोहर लाल जी को और भी गहरा सदमा पहुंचा था। वे दोनों अपने बेटों के लिए क्या सोच रहे थे और उनके बेटे उन्हें लेकर क्या सोच रहे थे, ये वो देख चुके थे। अब अपनी सोच से बाहर वे मनोहर लाल जी निकल नहीं पा रहे थे। उनके दिमाग में उथल पुथल मची हुई थी। उनके मन के अंदर बहुत सारे सवाल जन्म ले रहे थे। सारी जिंदगी मैंने अपने बेटों को पाला पोसा, अच्छी परवरिश दी, पढ़ाया लिखाया, सारी जिंदगी उनके खर्च उठाए। जब भी पैसे मांगते, जितने भी मांगते, निकाल कर मैं तुरंत देता था। और आज जब मैं कुछ दिन के लिए अपनी बीवी के सदमे में घर पर बैठ गया
तो इन पर बोझ बन गया। मनोहर लाल जी मालती के देहांत से कुछ तो टूटे हुए ही थे और कुछ बेटों की बातों ने उन्हें तोड़ डाला था। अब तक मनोहर लाल जी को जो बुढ़ापा महसूस नहीं हुआ था, लेकिन अब उन्हें बुढ़ापा महसूस होने लगा था। मनोहर लाल जी अब पूरा समय घर में रहते। मनोहर लाल जी को खाने तक की कोई बेटा बहू पूछता नहीं था। बेटी जब कभी आती अपने पिता का ख्याल रखती, लेकिन वह बेचारी कितने समय अपने घर को छोड़कर अपने पिता के पास रह सकती थी। वह भी एक दो दिन में अपने पिता का ख्याल रखकर अपने घर चली जाती। अब घर में बाबूजी को लेकर दिन रात का बवंडर मचा रहने लगा। बाबूजी के खर्च को लेकर दोनों बहुओं में जंग होने लगी। बात बात पर मनोहर लाल जी को ताने मारे जाने लगे और काम करने पर जोर दिया जाने लगा। मनोहर लाल जी सब देख रहे थे, सब सुन रहे थे, लेकिन मनोहर लाल जी शांत प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, चुपचाप सब सुनते रहते थे। घर में उन्हें लेकर इतना बवंडर मचने लगा था कि मनोहर लाल जी को अब खुद पर भी शर्म आने लगी थी। लेकिन मनोहर लाल जी इतने कमजोर व्यक्ति नहीं थे। वे शांत प्रवृत्ति के मजबूत सोच विचार और दृढ़ निश्चय वाले व्यक्ति थे। एक दिन चारों बेटों बहू में बाबूजी को लेकर बहुत बहस हो रही थी। दोनों बहुएं अपने पतियों से कह रही थीं कि बाबूजी को काम करने के लिए बोलो, कैसे घर का खर्चा चलेगा, कितना खर्चा होता है। बाबूजी हैं कि सारा दिन खाते रहते हैं, बैठे रहते हैं, काम धंधा नहीं करना है क्या इनसे। बेटे भी कह रहे थे कि क्या किया जाए जिससे बाबूजी काम करने लगे। इन्हीं बातों को लेकर चारों बेटे बहू में झगड़ा होने लगा। मनोहर लाल जी अपने कमरे में सब सुन रहे थे। मनोहर लाल जी कमरे से बाहर आए, बेटे बहुएं भी कमरों से बाहर आ गए। मनोहर लाल जी को काम करने के लिए कहने लगी। मनोहर लाल जी कुछ नहीं बोले तो बेटे और बहू उन्हें खूब खरी खोटी सुनाने लग गए। कहने लगे, हमारे ऊपर बोझ बनकर मत बैठो बाबूजी, इतना वक्त हो गया आपको घर में पड़े पड़े, कुछ काम धंधा क्यों नहीं करते हो, हम कहाँ से लाएं इतना, आपका बोझ उठाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। बहुएं कहने लगी, खुद करो और खुद पकाओ और खुद खाओ, हमसे अपना ही काम नहीं होता, कोई हमारा ही कर दे। मनोहर लाल जी चुपचाप बाहर आ गए तो उठकर वो बाहर की तरफ चल दिए। आज वो घर से बाहर निकले तो बेटा बहू खुश हो गए कि अब तो ताला खुल ही जाएगा दुकान का, अब तो बाबूजी का काम करना ही उन्हें पड़ेगा। आज तो बाबूजी को खूब सुनाई है, एक बार बाबूजी काम करने लगे फिर सब ठीक हो जाएगा, पैसे आने लगेंगे घर में तो घर का खर्चा आराम से उठ जाएगा। उधर मनोहर लाल जी के बेटों ने कभी घर के खर्च में पैसे खर्च नहीं किए थे, इसलिए अब उन्हें घर खर्च बहुत भारी दिखाई दे रहा था। इसलिए वह मनोहर लाल जी को काम करने के लिए जोर दे रहे थे। अब मनोहर लाल जी का बेसब्री से वे लोग इंतजार कर रहे थे। तभी क्योंकि बाबूजी घर से बाहर गए हैं तो दुकान पर गए होंगे, आज तो दुकान खुल जाएगी। लेकिन तभी दो पुलिस ऑफिसर्स घर आए और उनके पीछे पीछे मनोहर लाल भी थे। बेटे बहू यह देखकर चौंक गए और खड़े हो गए कि क्या माजरा है। मनोहर लाल जी भी चुपचाप सोफे पर आकर टांग पर टांग रख के बैठ गए। तब पुलिस ऑफिसर कहने लगा, बड़े बेटे संजय से पूछा, क्या ये घर तुम्हारा है? तब मनोहर लाल के बड़े बेटे ने कहा, जी, जवाब देते हुए कहा, जी हाँ, यह घर हमारा है और वो जो सामने सोफे पर बैठे हैं वो हमारे पिताजी हैं। इतना ही कहना था कि दोनों ऑफिसर ने दोनों बेटों को अपने डंडे उठाकर उनकी टांगों पर मारने लगे और कहने लगे कि जब यह तुम्हारे पिताजी हैं और तुम इनके बेटे हो और यह घर भी तुम्हारा है तो इतनी नौबत क्यों आई कि मनोहर लाल जी को पुलिस स्टेशन में हमारे पास आकर तुम लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराना पड़ा। मनोहर लाल जी तो इस शहर के बहुत इज्जतदार व्यक्ति हैं और वह ऑफिसर कहने लगा, हमारे बाबूजी के बहुत अच्छे दोस्त हैं। अब तुम चलो हमारे साथ, हम करेंगे तुम्हारी
खातिरदारी जो बहुत बढ़िया वाली। पुलिस वाले दोनों बेटों की गिरेबान पकड़कर घसीटते हुए उन्हें ले गए। वह पुलिस ऑफिसर जो मनोहर लाल जी के दोस्त का बेटा था। दोनों बेटे बाबूजी बाबूजी करते रहे और दोनों बहुएं भी बाबूजी के पैर पड़ती रहीं, लेकिन बाबूजी कुछ नहीं बोले और न ही कुछ कहा। दोनों बहुएं भी अपने पतियों के पीछे पीछे चल दी। बाबूजी के कहने पर उनके बेटे को एक रात सलाखों के पीछे रखा गया और अगले दिन उन्हें छोड़ दिया गया। दोनों बेटे माफी मांगने के लिए अपने बाबूजी के पास आए, लेकिन उस घर पर तो ताला लगा हुआ था। बाबूजी अपने घर और दुकान पर दोनों जगह कहीं भी नहीं थे, क्योंकि बाबूजी ने अपना घर और दुकान दोनों बेच दी थी। अब उनका काम करने का कोई मन नहीं था, क्योंकि जिसके लिए वह काम करते वही अब इस दुनिया से जा चुकी थी। उन्हें अब अपने काम से भी नफरत हो चुकी थी, क्योंकि जिंदगी भर जिनके लिए कमाया उन्होंने बाबूजी के साथ ऐसा सलूक किया। यह सोचकर ही मनोहर लाल जी के दिल के 1000 टुकड़े हो जाते थे। मनोहर लाल जी ने अपनी बेटी की ससुराल के आसपास ही एक छोटा सा घर ले लिया और बाकी का सारा पैसा डाक खाने में जमा कर दिया। उसके पैसे पर जो ब्याज मिलता था उससे उनका खर्चा आराम से चल जाता था। वह छोटा घर भी बाबूजी ने अपनी बेटी के नाम कर दिया और जो रकम उन्होंने डाक खाने में जमा कराई थी उनका नॉमिनी भी उन्होंने अपनी बेटी को बना दिया। मनोहर लाल जी अपनी बेटी से कहने लगे कि बेटी, जब तक मेरे हाथ पैर चल रहे हैं मैं अपना काम खुद कर लूंगा, लेकिन जिस दिन मेरे हाथ पैर चलने बंद हो जाएं उस दिन मेरे लिए एक फुल अटेंडेंट रख लेना और मैंने जो पैसा डाक खाने में जमा कराया है उसका नामनी तुम्हें बना दिया है और यह मकान भी मैंने तुम्हारे नाम कर दिया है। यह सुनकर संध्या अपने बाबूजी के गले लगकर रोने लगी। संध्या को अपने बाबूजी के लिए बहुत दुख होता था। घर पास होने की वजह से अब वह अपने पिता से रोज मिलने आ जाती थी और अपने पिता के पास काफी देर तक बैठकर बातें करती थी, उनके दुख सुख की पूछती थी और मनोहर जी को खाना खिलाती थी। अब मनोहर जी कहने लगे, बेटा तू कब तक मेरे लिए खाना बनाएगी? अब उन्होंने एक खाना बनाने वाली रख ली और एक साफ सफाई करने वाली भी रख ली थी। मनोहर जी के पास एक दिन उनका नौकर आया और जो बचपन से ही मनोहर जी के पास रहता था। एक दिन वह उनके पास आया और कहने लगा, बाबूजी आपने काम बंद कर दिया, मैं तो अनाथ था ही, लावारिस हो गया आपके बिना, कोई भी मेरा अपना नहीं है, आपके पास ही मैं पला बड़ा हुआ हूँ। कई बार बाबूजी मैं आपके घर गया था, तब आपके बेटों ने मुझे धक्के मारकर भगा दिया था। बड़ी मुश्किल से आपका पता मिला है। मैं कहाँ जाऊँ बाबूजी? कौन है मेरा? मेरा तो इस दुनिया में कोई नहीं है। मुझ अनाथ को तो बाबूजी आपने ही पाला पोसा है। तो मनोहर लाल जी ने उसे भी अपने साथ रख लिया और डाक खाने से जो रकम जमा थी उससे के ब्याज से जो जितना ब्याज आता था उससे वो अपना जीवन यापन करने लगे। बच्चे अपने बाबूजी के पास माफी मांगने आए, लेकिन बाबूजी ने उन्हें माफ नहीं किया। अब दोनों बेटे एक किराए के घर में रहने लगे और अपना खर्च खुद चलाने लगे, लेकिन उसमें उनका पूरा नहीं पड़ता था, तो दिन रात की लड़ाई रहने लगी। क्योंकि दोस्तों देखो, जिंदगी में हर जगह शब्द काम नहीं आते। कई जगह इंसान की खामोशी भी वार कर डालती है। जैसे मनोहर लाल जी ने खामोशी से ही सब काम कर डाले। उन्होंने किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। जिंदगी में हर जगह पैसा काम नहीं आता, और जब उन बेटों ने पैसा खर्च करने के और उनके अलग ही शौक बहुत थे, तो घर का खर्चा उनसे भला कैसे चलता। कई जगह इंसान का सहारा बहुत जरूरी होता है, हर जगह पैसा ही काम नहीं आता है। जैसे मनोहर लाल जी के बेटे अब अपने बाप के सहारे के लिए भी तड़प रहे थे, क्योंकि जब बेटे और बहुएं घूमने जाती थीं तो बच्चों की जिम्मेदारी माता पिता पर होती थी। वे निश्चिंत रहते थे, क्योंकि हर जगह तो पैसा नहीं है। अब तो वो बच्चों को भी कहीं नहीं छोड़ सकते थे।
बच्चों की चिंता अलग से रहती थी, घर खर्च की अलग, लेकिन स्वार्थी बेटों ने जरा भी अपने पिता के दुख को नहीं समझा। हार कर मनोहर लाल जी ने इतना कठोर फैसला लिया। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।